स्टूडेंट्स, देखिए इसके पहले हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन और टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है वो 2021, ये कहा जाए 2020 और 2021 के सिलेबस से इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, बट स्टिल हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि कंपटीशन से ये अभी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। और जो भी आप जेई मेंस चाहे यूपीटीयू चाहे और भी जितने स्टेट यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होंगे आपके बीटेक वगैरह के, चाहे और भी जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होंगे, उन सभी में ये टॉपिक है। तो एक बार इसको देख लिया जाए, ये टॉपिक है क्या चीज। तो यह है क्या, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और आगे भी जब आप कैलकुलस पढ़ोगे ना, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, तो वहां पे भी इस टॉपिक का यूज है काफी। दो फंक्शन का कंपोजिशन निकालना वहां पे भी आ जाता है, तो ये टॉपिक पढ़ना जरूरी भी है हमारे लिए क्लास 12 में। क्लियर? तो चलिए देखते क्या है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या। एक चीज तो दिमाग में रखिए कि बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं है, काफी आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा समझने की देर। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या। ऐसा करिए कि अभी 2 मिनट के लिए इसको लीव आउट करिए, हम लोग ये एग्जाम्पल लिया जाए और उस एग्जाम्पल के थ्रू इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये मैंने एक सेट ए ले लिया और फिर ये मैंने एक सेट बी ले लिया। क्लियर? ये सेट किसका है? ये एक क्लास है और उस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेम का सेट है। एक पर्टिकुलर क्लास है, क्लास 12, और उसके क्लास 12th में ये स्टूडेंट्स है, ये उनके नेम्स है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, एटसेट्रा। फिर मैंने ये एक सेट बी लिया और ये सेट बी, ये जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th में, ए बी सी डी ई एफ एटसेट्रा, ये उनके रोल नंबर्स हैं, ये उनके करस्पॉन्डिंग रोल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। क्लियर? तो अब जरा यहां से ध्यान से आप देखो, सेट ए के जितने भी स्टूडेंट्स थे या क्लास 12th के जितने भी लड़के होते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको एक यूनिक रोल नंबर अलॉट होता है। जैसे हमने कह दिया, ए का रोल नंबर 1 है, बी का रोल नंबर 2 है, और सी का रोल नंबर 3 है, डी का रोल नंबर 4 है और ई का रोल नंबर 5 है। तो अब आप ये कह सकते हो ना कि सेट ए और सेट बी में ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है कि नहीं? ये रिलेशन क्या है? सेट ए के जो लड़के हैं ये उन्हीं के करस्पॉन्डिंग रोल नंबर्स है, क्लास रोल नंबर्स, तो रिलेशन है। और ये रिलेशन फंक्शन भी है क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सभी की सिंगल इमेज बन रही है, और जब सेट ए के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज बनती है, सिंगल इमेज बनती है, तो उस केस में जो सेट ए और सेट बी के बीच का जो रिलेशन होता है वो तुरंत फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि ए और बी के बीच में एक फंक्शन भी बन रहा है। तो आप कह सकते हो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? थोड़ी देर के बाद हम करते क्या है, हम एक थर्ड सेट ले लेते हैं सी। एक थर्ड सेट मैंने ले लिया सी, और इसमें मैंने ये जो स्टूडेंट्स थे ए बी सी डी, इनके बोर्ड्स के रोल नंबर लिख दिए। ये इनके बोर्ड्स के रोल नंबर है 01, 02, 03, 04 एंड 04। ये उन्हीं लड़कों के करस्पॉन्डिंग बोर्ड्स के रोल नंबर है। देखिए स्कूल में होता क्या है, जनरली स्कूल बच्चों के बोर्ड्स के रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भेजता है, और उन पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर्स पे या उन पर्टिकुलर रोल नंबर्स पे एक बोर्ड का रोल नंबर अलॉट होने लगता है। तो 1 को 01 अलॉट हो गया, 2 को 02, सो तो सेट बी और सेट सी के बीच में भी तो रिलेशन बन रहा है। सेट बी और सेट सी के बीच में भी तो रिलेशन बन रहा है। क्लास रोल नंबर और स्कूल रोल नंबर, सॉरी क्लास रोल नंबर और बोर्ड रोल नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो फिर ये रिलेशन भी फंक्शन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो भी स्कूल से रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी सेंड आउट किया जाएगा उसको एक यूनिक बोर्ड का रोल नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। तो यहां पे भी बी और सी के बीच में जो रिलेशन है ये भी फंक्शन है। इस फंक्शन को हम जी से डिनोट कर रहे हैं, और ये किसके बीच है? बी और सी के। क्लियर? अब हम ये भी कह सकते हैं कि हम इस ए और सी के बीच में भी एक रिलेशन बन जा रहा है ना, ए और सी के बीच में भी एक रिलेशन बन जा रहा है ना। आप देखिए, इसे समझिए। अब ए को आपको बोर्ड का रोल नंबर 01 अलॉट हो गया, बी को बोर्ड रोल नंबर 02 अलॉट हो गया, सो एज ई को बोर्ड का रोल नंबर 05 अलॉट हो गया।
तो अब हम करते क्या है कि इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करके एक न्यू फंक्शन बना देते हैं। इन दोनों फंक्शन का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं दोनों फंक्शन का रिजल्टेंट निकाल दीजिए। तो अगर f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है तो इन दोनों फंक्शन का जो रिजल्टेंट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे। एक चीज शुरुआत में जरूर ध्यान रखिएगा कि दो फंक्शन का रिजल्टेंट आप तभी निकालिएगा जब पहले वाले फंक्शन का जो रेंज है वो दूसरे वाले फंक्शन के लिए डोमेन का काम करे। देखिए इसका जो रेंज है वो दूसरे वाले के लिए डोमेन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसी केस में आपने ए को सी से आप रिलेट करा रहे हैं। ए और सी के बीच में एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अगर f सच दैट a टेंडिंग टू b एक फंक्शन है और g सच दैट b टेंडिंग टू c एक फंक्शन है, तो उस केस में इन दोनों फंक्शन के रिजल्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, गॉफ से डिनोट करते हैं। ये जो O है ये कंपोजिशन का सिंबल है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ही पढ़ रहे। देखिए कंपोजिशन को रिजल्टेंट भी कहते हैं, एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। तो f और g को कंबाइन करके आपने एक थर्ड फंक्शन बना दिया और ये किसके किसके रूप में बन रहा है, a टेंडिंग टू c के रूप में बन रहा है। तो यही है आपका कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन कि अगर f एक फंक्शन है a से b तक और g एक फंक्शन है b से c तक, तो f और g के कंपोजिशन को हम कॉफ से डिनोट करते हैं और ये बराबर हो जाता है a से c तक। क्लियर। दूसरी चीज आपने ये भी देखा होगा कि जब भी फंक्शन आपका दिया रहता था तो ये तो फंक्शन का नोटेशन है, इसके ठीक नीचे fx की वैल्यू कुछ ना कुछ दे दी गई थी। ये fx एक तरह से रिलेशन इंडिकेट करता था और यहां भी gx करके कुछ ना कुछ दे ही देगा। तो वैसे ही जब f के अकॉर्डिंग fx देगा, g के अकॉर्डिंग gx देगा, तो गॉफ के अकॉर्डिंग क्या देगा, गॉफ x देगा। और गॉफ x की जो वैल्यू होती है ये होती है g fx। तो यही हुआ आपका कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि दो फंक्शन को कंबाइन तभी करिएगा जब पहले वाले का रेंज दूसरे वाले का डोमेन के इक्वल हो। उसी केस में हम दो फंक्शन का कंपोजिशन निकालेंगे और उसके कंपोजिशन को गॉफ सच दैट a टेंडिंग टू c से डिनोट करेंगे और गॉफ x की जो वैल्यू होगी वो g f x के इक्वल होगी। कई बार ये भी बच्चे कहते हैं कि सर अगर यहाँ पे g को यहाँ पे f को रख लिया होता तो क्या होता, तो उस केस में फिर यही आपका फॉग x हो जाता है, फॉग x हो जाता है। और फॉग x किसके बराबर होता है, f gx के इक्वल हो जाता है। तो ये आपका दो फंक्शन का कंपोजिशन है। अंडरस्टैंड। इसी को हम रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शन भी कहते हैं और इसी को ही हम फंक्शन ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं। इसी टॉपिक को हम फंक्शन ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, अब वो देख लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंपोजिशन, प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का जो कंपोजिशन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है। देखिए इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ऑलवेज होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। पहली प्रॉपर्टी है कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करने का मतलब कि अगर f सच दैट a टेंडिंग टू b हमारा एक फंक्शन है, g सच दैट b टेंडिंग टू c अगर एक फंक्शन है, और एक ले लिया जाए h सच दैट c टेंडिंग टू d एक फंक्शन है, तो उस केस में HO GOF is always equal to HOG, इसको होल्ड करता है, इस कंडीशन को होल्ड करता है। मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अंडरस्टैंड। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता है ये डिपेंड करेगा फंक्शन पे। कम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा, फॉग इक्वल टू गॉफ, तो ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा। बट ये क्लियर है कि अगर कोई भी तीन फंक्शन है और उनके जो कंपोजिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को हर बार होल्ड करेगा। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इफ f such that a tending to b and
G says that B tending to C, ये दो फंक्शन है, and if both are 1 1 and on 2, अगर ये दो फंक्शन है और दोनों 1 1 भी है और on 2 भी है, तो उस केस में इन दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन फंक्शन होता है, Goff says that A tending to C, it is also 1 1 and on 2, ये भी आपका 1 1 और on 2 होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी आपकी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर f says that A tending to B आपका अगर एक फंक्शन है और मैंने कह दिया IA एंड IB, ये आपके क्या है? ये आपके आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर आप f says that A tending to B है और अगर IA और IB आपकी ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो अगर इस IA का आप इस f के साथ कंपोजिशन निकालोगे तो फंक्शन f ही आएगा, या IB के साथ अगर f का कंपोजिशन निकालते हैं तो वो भी आपका रिजल्टिंग फंक्शन ही आ जाता। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का किसी भी फंक्शन के साथ कंपोजिशन निकालने पे रिजल्ट आपका वो ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाएगा। समझ में आएगा? तो ये तीन प्रॉपर्टीज है आपकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। अंडरस्टैंड? चलिए देखिए, इसी में एक टॉपिक और आपका बचा हुआ है, दैट इज इनवर्टिबल फंक्शन या इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन है तो उसका आप इनवर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? अंडरस्टैंड? अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो हम उस फंक्शन का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? और या तो ये अगर हमें पता करना हो कि हमारा फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इनवर्टिबल फंक्शन होता क्या है। ये इनवर्टिबल फंक्शन होते क्या? देखिए, इनवर्टिबल फंक्शन कौन से फंक्शन? एनी फंक्शन f इज सेड टू बी इनवर्टिबल। कोई भी फंक्शन है आपके पास, वो इनवर्टिबल तभी होगा जब उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे, जब उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे। जैसे अगर आप थोड़ी देर के लिए एग्जांपल आप नंबर सिस्टम में आ जाइए, जैसे कि 2 एक नंबर है, अगर हम पूछे कि 2 इनवर्टिबल है या नहीं, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हम 2 का इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 2 का इनवर्स आप सभी को पता है, दैट इज 1/2। तो 2 का इनवर्स 1/2 होता है। इसका मतलब 2 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 2 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और जब भी 2 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब 2 इनवर्टिबल है। तो ठीक वैसे ही अगर आपके पास एक फंक्शन है, वो इनवर्टिबल तब होगा जब उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे। अगर उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हम उस फंक्शन को इनवर्टिबल कह सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, एनी फंक्शन इज said to be invertible if its inverse exist। कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल तभी होता है जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। अगर आप पूरी डिफिनीशन पे आना चाहते हो तो आप ऐसे भी कह सकते हो, या 2 मिनट के लिए एक चीज और देखिए। जैसे अगर मैं ये पूछूं कि 2 एक नंबर है और आप कह रहे हो कि सर 1/2 इसका इनवर्स है, तो आपने कैसे कह दिया कि 2 का इनवर्स 1/2? आपने ऐसे कह दिया क्योंकि आपने कहा क्या कि सर 2 और 1/2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। 1 का मतलब आइडेंटिटी, 1 का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कोई भी नंबर था, उसका इनवर्स कब निकलेगा? किसी भी नंबर का इनवर्स निकालने के लिए आप एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हो जिसका कि उस रिजल्टिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए। तो जो नंबर आप फाइंड आउट करते हो वही तो उस ओरिजिनल नंबर का इनवर्स होता है, और उस केस में आप उस ओरिजिनल नंबर को इनवर्टेबल नंबर कह देते हैं। तो ठीक वैसे ही यहां पर भी मान लीजिए कि लेट f such that A tending to B be any function, be any function। यह आपने एक फंक्शन ले लिया। अब आप एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करिए, आप एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करिए। चलिए मैं डिफाइन करता हूं। नाउ
then there exists any other function g such that b tending to a, मैंने ये और फंक्शन आपको डिफाइन कर दिया, g such that b tending to a, such that, और अगर f और g का जो कंपोजिशन है, यहां पे कंपोजिशन चलेगा, यहां पे नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन चलता है, तो अगर f और g का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन आने लगे, आइडेंटिटी फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है टाइप ऑफ फंक्शन में, सम स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f such that r tending to r such that fx is equal to x, यही आपका आइडेंटिटी फंक्शन। इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं ix, तो वही मैंने एक तरह से चाहो तो इसको ix कर, तो अगर f आपके पास एक फंक्शन है और आपने एक फंक्शन g पता कर लिया और f और g का यहाँ पे कंपोजिशन आइडेंटिटी आ रहा है, तो इस केस में f को आप क्या कह दोगे, f आपके लिए इन्वर्टिबल है, f आपके लिए इन्वर्टिबल है, और जो ये g है इट इज द इनवर्स ऑफ f। क्लियर? तो क्या मैंने लिखा, लेट f such that a tending to b any function and if there exists any other function g such that b tending to a such that the composition of f and g become identity, then in that case f is said to be an invertible function and g is the inverse of f। क्लियर? आप फॉग ना लिख के अगर आप गॉफ भी लिखते तो उस केस में भी यही होता, तो यही आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। समझ में आई बात? यही आपके लिए इन्वर्टिबल फंक्शन। दूसरी चीज अगर f such that a tending to b एक फंक्शन है और fx इक्वल टू कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा यहां पे, तो जब आप इसका इनवर्स आप निकाल रहे हो, इन्वर्टिबल तो अभी हो गया, तो जब भी आप फंक्शन f का इनवर्स निकालोगे तो जो भी इसका इनवर्स फंक्शन होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, पहले वाले का जो डोमेन होगा और जो रेंज होगा वो इंटरचेंज कर जाते हैं, और उस केस में फिर यहां पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यही आपका इन्वर्टिबल। अब प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जाम में या कंपटीशन में अक्सर ये पूछ देता है कि कैसे हम किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ करें। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनी फंक्शन, ये प्रॉपर्टी है इन्वर्टिबल फंक्शन की कि जितने भी इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं दे आर वन एंड ऑन टू बोथ, या ये कह दीजिए जितने भी इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे बाइजेक्टिव भी होते हैं। बाइजेक्टिव मीन्स वन एंड ऑन टू। तो अगर आपको, आप यहां पे लिख भी सकते हैं एन इन्वर्टिबल फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव, दैट इज बोथ वन एंड ऑन। मतलब कि अगर एक इन्वर्टिबल फंक्शन है तो बाइजेक्टिव ही होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ करना हो तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप उस फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखा दीजिए। जैसे ही आप उसको बाइजेक्टिव दिखाओगे, बाइजेक्टिव का मतलब वन और ऑन टू, और वन और ऑन टू दिखाना मैंने टाइप ऑफ फंक्शन में आपको बताया हुआ। तो आप जो भी फंक्शन दिया गया उसको वन और टू प्रूफ कर दीजिए। जैसे ही आप उसको वन और टू प्रूफ करोगे आपका फंक्शन तुरंत बाइजेक्टिव हो जाएगा, और जब बाइजेक्टिव हो गया तो उसका इनवर्स तो तुरंत निकल जाएगा। इनवर्स तो उसका जो लास्ट स्टेप आप 1 2 करते हो ना, वहां पर उसका इनवर्स भी निकल जाएगा। तो यही आपका इन्वर्टिबल फंक्शन कि लेट f such that a tending to b any function and if there exists any other function g such that b tending to a such that the composition of f and g becomes identity, then in that case f is said to be invertible function and g is called the inverse of f। ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन, और ये पूरी तरीके से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से एक तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन के थ्रू ही आपने इन्वर्टिबल फंक्शन को डिफाइन किया, वो ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए। वैसे कई लोग करते क्या है कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल के लिए वो उसे 1 1 और 2 दिखा देते हैं,
कंपोजिशन का यूज नहीं करते, क्योंकि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में 1 1 और 2 निकालना पड़ा हुआ है, तो वो आपके लिए इजी भी हो जाता है। तो 1 1 और 2 तो आप जानते ही थे, मैंने आपको कंपोजिशन के थ्रू भी क्या कर दिया, समझा दिया। क्लियर? तो ये टॉपिक थे, तो पढ़िए समझिए। इन पे नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उससे आपसे ये ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी चीज अगर इसमें समझ में ना आई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर? गुड बाय।